नमस्कार। शिक्षार्थ में आप सभी का स्वागत है और इंडियन मानसून को समझने का सफ़र हमारा अभी जारी है। अभी तक हम मानसून पूर्व तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सफ़र और है। आज हम दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि मानसून के आगमन से अपनी चर्चा शुरू करेंगे। इससे पहले हमने सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था और थोड़ा बेसिक जान लिया था। अब इन सिद्धांतों का एप्लीकेशन ही हम मानसून प्रक्रिया में करेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून से हम अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मानसून पूर्व, जिसे हम विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, नॉर्वेस्टर पवन, आम्र वर्षा जिसे मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, फूलों वाली बौछार, काल बैसाखी, बोडोचिल्ला और काल बैसाखी नॉर्वेस्टर पवनों का ही विस्तार है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम आगे बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की। दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले हम एक चीज़ जान लें कि मई के अंत तक यानी कि लास्ट मई तक भारत में क्या स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि अमूमन जून के शुरुआत में हमारा दस्तक दे देता है पहले सप्ताह में मानसून। तो मई तक भारत में क्या स्थितियाँ बनती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा 0 डिग्री है, इक्वेटर। 21 मार्च वाली डेट ये होती है जब सूरज 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है। तो बाय द पेटिया सब सूरज की गति के अनुसार ही मूवमेंट करती हैं। तो ITCZ भी 0 डिग्री के साथ रहता है, जहाँ लो प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है। अब जैसे जैसे मई आता है तो मई में होता है कि सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाएगा। जब सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाएगा तो बायदा पेटियाँ भी उत्तरायण होनी शुरू हो जाएंगी। इससे होगा क्या, अब सूर्य कहीं 21 मार्च को यहाँ था, मई में कहीं यहाँ होगा। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो कर्क रेखा हमारी यहाँ से गुजरती है, तो इसके आसपास ही सूरज कहीं होगा। तो इससे होगा क्या, भारत में, इंडिया में सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही होंगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भारत में इस समय गर्मी होगी तो क्या होगा, यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी और लो प्रेशर जनरेट करेंगी। अब होगा क्या, जब उत्तरायण की स्थिति में सूरज उत्तर की ओर गति करेगा, मई का महीना होगा, इस समय ITCZ भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और ये कहीं मैदानों के पास से गुजरेगा, यानी कि उत्तर के मैदान, यानी कि जो शिवालिक है उसके नीचे नीचे रहेगा। क्योंकि यहाँ पे थार मरुस्थल एक है, जो हमारा थार मरुस्थल है वो इतनी हीट पैदा कर लेता है, गर्मी के मौसम इतना हीट हो जाता है, इतना उष्ण हो जाता है कि बहुत तीव्रता से ITCZ को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। और ITCZ मैदानों से होकर, उत्तर के मैदानों से होकर जाती है। ITCZ यहाँ आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अब ये जो ट्रेड विंड्स चल रही हैं, अब ये ITCZ यहाँ आ गया है तो ये ट्रेड विंड्स जो कन्वर्ज होकर ऊपर जाती थीं, जो 0 डिग्री के आसपास होकर, ये दक्षिण वाली ट्रेड विंड्स यहाँ से कन्वर्ज हो जाती थीं, उत्तर वाली यहाँ से कन्वर्ज हो जाती थीं। अब होगा ये कि उत्तर वाली तो यहाँ से कन्वर्ज हो जाएंगी, लेकिन दक्षिण वाली जो ट्रेड विंड्स हैं वो इक्वेटर को पार करके कोरियोलिस फोर्स के कारण आगे बढ़ जाएंगी। कोरियोलिस फोर्स के कारण ये अपने दाएं मुड़कर आगे बढ़ेंगी ITCZ तक पहुँचने के लिए, जहाँ से वो कन्वर्ज होती हैं। ये स्थिति आपको समझ में आई होगी। अब हम जेट स्ट्रीम की बात कर लें कि जेट स्ट्रीम कहाँ होगी इस समय। जेट स्ट्रीम की बात करें तो ये हमारा तिब्बत का पठार है, तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बत का पठार। अगर हम उपोष्ण पछुआ जेट की बात करें तो क्योंकि सूरज उत्तरायण हो गया है तो बायदा पेटियाँ भी उत्तर की तरफ खिसक गई हैं, तो उपोष्ण पछुआ जेट हिमालय के उत्तर की ओर से चली जाएगी। ये उपोष्ण पछुआ जेट ऊपर से निकल जाएगी। और दूसरी जो जेट हमने पढ़ी थी, पूर्वा जेट, जो तिब्बत के प्लेटू के अत्यधिक गर्म होने के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं और वहीं से एक जेट का निर्माण होता है, तो वो जेट जो है निकलेगी और भारत के बीच से होते हुए जाएगी। बीच से मतलब क्या, भारत के जो प्रायद्वीप क्षेत्र है
उसके ऊपर, यानी कि उसके छोप सीमा पे, वहाँ से ही जाएगी और आगे यहाँ कहीं मेडागास्कर होगा, ये अफ्रीका, ये मेडागास्कर, और मेडागास्कर के पास उतरेगी। मेडागास्कर के पास उतरकर यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट कर देगी और यही हाई प्रेशर क्या करेगा, यहाँ चल रही ट्रेड विंड्स को मजबूती दे देगा, जो आगे जाके वो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून बनेगा। तो ये स्थिति आपको समझ में आई होगी। तो ये स्थिति आपको समझ में आई होगी। तो इतनी स्थिति आप दक्षिण पश्चिम मानसून में ध्यान रखें तो समझने में हमें आसानी होगी। और इस समय क्या होता है, जब ये जो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र है, सोमालिया रीजन, यहाँ पर एक सोमाली की धारा चलती है इस तरीके से, और इसके ऊपर ही, सोमाली के ऊपर एक फिंडलेटर जेट, एक छोटी सी जेट है फिंडलेटर जेट, वो भी चलती है। वो क्या करती है, जो ये यहाँ पर हाई प्रेशर और जो ट्रेड विंड्स हैं, इन्हें दक्षिण पश्चिम की तरफ मोड़ने में एक दिशा प्रदान करती है, एक डायरेक्शन देती है। फिंडलेटर जेट और सोमाली करंट एक दिशा प्रदान करती है और बूस्ट करती है दक्षिण पश्चिम मानसून को। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इतनी कंडीशंस होती हैं। और अब एल नीनो का क्या इफेक्ट है और लालिना का। अगर लालिना की स्थिति है या फिर एल नीनो नहीं है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन है, या लालिना की स्थिति है, तो लालिना की स्थिति में मैंने आपको बताया था, जब लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम पूरब में बनेगा तो उससे होगा क्या, हवाएं ऊपर उठकर कहाँ आके गिरेंगी, यहाँ अफ्रीका के जो मेडागास्कर है उसके पास में, जहाँ पर ये पूर्वा जेट उतर रही है, उसके पास ही लालिना वाली जो ऊपर से आती है, लो प्रेशर से जो हवाएं उठती हैं और जो हाई प्रेशर पे आती है हवा, वो भी मेडागास्कर के पड़ोस में ही उतरती है आगे। उससे होगा क्या, ये हाई प्रेशर और ज़्यादा मजबूत होगा और दक्षिण पश्चिम मानसून और भी ज़्यादा मजबूत होगा। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पूर्वा जेट के साथ लानिना का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है इंडियन मानसून को। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या होगा, ये स्थिति आप ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं अपने दक्षिण पश्चिम मानसून को कि कैसे कैसे भारत में प्रवेश करता है। ये सब मैं मिटा देता हूँ, इसी मैप में समझ लेंगे। ITCZ आप ध्यान रखना कि उत्तर के मैदान में है। तिब्बत का प्लेटू। अब आप देखें, जब दक्षिण की ट्रेड विंड्स उत्तर की तरफ बढ़ती हैं, 0 डिग्री क्रॉस करते हैं, तो कोरोलिस फोर्स के कारण ये दाएं मुड़ जाती हैं और यही फिर आगे चलकर दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है, क्योंकि इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो ये हवाएं जो हैं ये समुद्र से बह रही हैं, तो ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और ये जून के पहले सप्ताह में केरल तट से टकराती हैं। ये हमारा केरल का तट है, यहाँ से टकराती हैं और बहुत तेज़ हवा मतलब वर्षा करती हैं। मानसून बर्स्ट बोलते हैं जिसे, मानसून प्रस्फोट। तो ये वर्षा यहाँ पे करती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले मानसूनी वर्षा कहाँ होती है, तो मई के लास्ट मंथ, मतलब मई मंथ के लास्ट में जो हवा यहाँ से निकल गई हैं वो अंडमान निकोबार में जाके वर्षा कर देती हैं। केरल के तट पर तो जून में टकराएंगे, उससे पहले ये जो हवाएं यहाँ से गई हैं, ये हवाएं अंडमान निकोबार में अमूमन 20 से 30 मई के बीच में ये वर्षा अंडमान निकोबार में कर देती हैं। ये अंडमान निकोबार। तो आपसे पूछेगा कि मानसूनी वर्षा सबसे पहले भारत में कहाँ होती है, तो अंडमान निकोबार में होती है, जो मई के लास्ट में हो जाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ तक। अब केरल तट के पास से और लक्षद्वीप वगैरह से यहाँ से टकराती है ये, तो ये धाराएं 2 भागों में बढ़ जाती हैं। जो यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून बना है, एक सीधा इधर अरब सागर की शाखा कहलाती है, सीधे चली जाती है, और एक ये जो यहाँ से निकल गई है, ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ म्यांमार वगैरह, ये म्यांमार वगैरह देश हैं, इसे भी ध्यान रखना। मैं काले से बना दूँ, मैं अंडमान निकोबार को एक बार के लिए मिटा रहा हूँ। ये म्यांमार है, तो ये बंगाल की खाड़ी से निकल जाती हैं। तो यहाँ पे 2 शाखाएँ हमारी बढ़ गई। एक ये अरबियन स्ट्रीम यानी कि अरब शाखा, और ये हमारी इधर आ गई बंगाल की खाड़ी की शाखा।
तो हम एक एक करके पढ़ लेंगे। पहले हम देखते हैं अरब शाखा। मैं यहाँ से गिच पिच हो रहा है हटा दूँ। अब हम देखेंगे जो यहाँ से अरब शाखा जाती है, ये शाखा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है दो भागों में बढ़ जाता है, अरब शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। अगर हम अरब शाखा की बात करें तो अरब शाखा ये पश्चिमी घाट है। तो इस पश्चिमी घाट से टकराकर 200 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा करती है, 200 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा करती है। जब ये हवा यहाँ से टकराकर ऊपर उठकर हवा आर्द्र हवा है तो वर्षा बहुत ज़्यादा करती है, 200-400 सेंटीमीटर वर्षा कर देती है। और जब पश्चिमी घाट से उतरकर पूर्व की तरफ जाती है तो इस एरिया में वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, तो वहाँ वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी कि पूर्वी ढाल पर वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन कुछ यहाँ पर दर्रे हैं, जैसे मुंबई में थाल घाट, भौर घाट दर्रे हैं। इन दर्रों से जब हवाएं ये आगे ये अरब शाखा इन दर्रों के माध्यम से आगे चली जाती है, तो आगे अमरकंटक तक ये हवाएं पहुँच जाती हैं और प्रायद्वीप के मध्य भाग में भी वर्षा करती हुई जाती हैं। समझ पा रहे होंगे आप। और कुछ यहाँ पे नदियाँ हैं, नर्मदा नदी, तापी नदी, साबरमती नदी। तो इन नदी घाटियों से भी ये अरब शाखाएं प्रवेश कर जाती हैं और आगे जाकर मध्य प्रायद्वीप क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं जाके। यहाँ तक समझ में आ रही होगी आपको बात। और कुछ एक अरब शाखा जो है गुजरात से क्रॉस करते हुए अरावली के समानांतर दिल्ली तक चली जाती है। यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो ये थी अपनी अरब शाखा, जो कुछ दर्रों के माध्यम से मध्य प्रायद्वीप क्षेत्र तक चली जाती है और अरावली के पैरेलल होते हुए ये दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये अरब शाखा। अगर हम बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो केरल तट से टकराने के बाद जब ये हवा नीचे उतरती है तो यहाँ पे शुष्कता आ जाती है, क्योंकि पानी बचता नहीं है उस पे अंदर, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र है पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग। तो उससे जब हवा आगे बढ़ती है तो तमिलनाडु भी सूखा रह जाता है, वर्षा नहीं होगी। और कुछ हवाएं यहाँ से निकल कर ये आगे ये म्यांमार देश जो है इसकी अराकन योमा श्रेणी से टकराकर अपनी दिशा को परिवर्तित करता है, उत्तर पूरब की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर अपनी गति पकड़ लेता है। यानी कि म्यांमार में अराकन योमा श्रेणी से टकराकर वर्षा करता है वहाँ पर, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से आर्द्रता लेगा और आगे वर्षा करेगा। और आगे ये जाएगा और आगे जाते जाते ये हिमालय का जो घुमाव है उस चक्र में फंसकर ये अपनी दिशा को पश्चिम की तरफ मोड़ देगा। और जी यहीं पर जो असम पड़ता है, असम के मोशिन नाम में, मेघालय के मोशिन नाम में, मेघालय के मोशिन नाम में गारो खासी जयंतियों में ये दक्षिण पश्चिम मानसून फंसकर अपनी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर कर लेता है और वहीं के मोशिन नाम में सबसे ज़्यादा वर्षा करता है, जो कि अमूमन 1200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है। मौसम नाम का वो चेरापूंजी जिसे हम कह देते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। उसके आगे ये हिमालय के अवरोध के कारण और लो प्रेशर के और ITCZ के कारण, लो प्रेशर जो बना हुआ है यहाँ पे मैदानों में निम्न वायुदाब के कारण ये शिवालिक के गिरिपति भाग में आकर आगे बढ़ता रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून, इस तरीके से बंगाल की खाड़ी की शाखा। और ये शाखा आगे चलकर अरब शाखा जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वाले एरिया में पहुंच चुकी है, वहाँ जाकर मिल जाती है। जिससे कि पश्चिम बंगाल में जब ये शाखा मोशिना में वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम बंगाल में क्योंकि वहाँ तक आर्द्रता होती है, क्योंकि बंगाल से अभी अभी आगे आई है बंगाल की खाड़ी से, तो वेस्ट बंगाल में ये पश्चिम बंगाल में वर्षा कर देती है 200 सेंटीमीटर तक। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है उत्तर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये इधर की तरफ आगे बढ़ेगी वर्षा की मात्रा कम होती रहेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती रहेगी।
जब बिहार की बात आती है, बिहार की हम बात करें तो 125 सेंटीमीटर। यूपी में अमूमन 100 सेंटीमीटर ये औसत है। दिल्ली की बात करें लगभग 65 सेंटीमीटर। पंजाब प्लस राजस्थान की बात करें तो यह 40 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो और बंगाल की खाड़ी शाखा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते और अरब सागर की शाखा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अमूमन 15 जुलाई का समय आ जाता है। 15 जुलाई तक पूरा का पूरा भारत जो है, संपूर्ण भारत मानसूनी पवनों का प्रसार हो जाता है, यानी कि पूरे भारतीय क्षेत्र पर मानसूनी पवनों का प्रसार होता है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ वर्षा नहीं हुई है, वो है तमिलनाडु वाला रीजन। मैंने बताया था कि जब हवा केरल तट से टकराती है तो यहीं वर्षा कर देती है और पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र शुष्क रह जाता है और आगे उसे पानी नहीं मिलता है, तो वो वर्षा भी नहीं करती है। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा हैं, ये देखो, ये शाखाएं तमिलनाडु के समानांतर निकल जाती हैं और तमिलनाडु के समानांतर निकलेंगी तो वर्षा नहीं करेंगी। वर्षा फिर होगी कब तमिलनाडु में? वर्षा होगी जब ये लौटेगा मानसून, जो हम आगे पढ़ेंगे, लौटता हुआ मानसून। तो लौटते हुए मानसून में जब यहाँ से आर्द्रता लेगा तब तमिलनाडु में यह वर्षा करेगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में याद रखना कि तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में, इतना आप ध्यान रखना। तो ये था आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, छोटी छोटी वीडियो रख रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी रहे, ज़्यादा बोरियत ना हो, लौटता हुआ मानसून। और लौटता हुआ मानसून के साथ ही कुछ हम फैक्ट देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम इसे समाप्त कर दें। धन्यवाद।